ब्राजील इजिप्ट का ऐसा खौफनाक राज जिसको तारीख के पन्नों से मिटा दिया गया था, लेकिन ये राज हमेशा के लिए दफन नहीं रहा। सदियों बाद जब इस रहस्य से पर्दा उठाया गया तो अनजाने में ऐसी शापित आत्मा को जगा दिया गया जो पूरी इंसानियत का खात्मा करने की ताकत रखती थी। लेकिन इस आत्मा की ताकत सिर्फ एक चमकती हुई मणि से मिटाई जा सकती थी, जो अब तक एक रहस्यमयी ताबूत के अंदर महफूज रखी गई थी। अब हम देखते हैं कि क्या इस शापित आत्मा से हम अपनी दुनिया को बचा पाएंगे या ये शराब पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। आइए देखते हैं इस रोमांचक कहानी के अंदर आखिर होता क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहां अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा था। खुदाई के दौरान वहां मजदूरों को ताबूतों से भरा एक विशाल कब्रिस्तान मिलता है और ये खबर आग की तरह पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है और कहा जाता है कि लंदन शहर में कभी एक विशाल कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसके बारे में लोग सदियों तक अनजान थे। इस सब के बाद उस रहस्यमयी कब्रिस्तान की जानकारी की जिम्मेदारी डॉक्टर हेनरी अपने सर लेते हैं। जब डॉक्टर हेनरी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें दीवारों पर इजिप्ट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उन्हें एहसास होता है कि ये कब्रिस्तान तारीख की बहुत सी कहानियों से पर्दा उठा सकता है और ये अपने अंदर बहुत कुछ दफन किए हुए है, क्योंकि ये दीवारें प्राचीन इजिप्ट की प्रिंसेस एमनेट के जीवन से जुड़े गहरे राज खोल रही थी, जिसकी कहानी को इतिहास से मिटा दिया गया था। राजकुमारी एमनेट मिस्र के शहंशाह की इकलौती संतान थी। राजकुमारी राजा की गद्दी पर बैठने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन राजकुमारी की मेहनत तब रायगा गई जब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सुतेली माँ ने एक वारिस को जन्म दिया। लेकिन एमनेट ने अपनी राजकुमारी से सल्तनत की शहंशाही लेने के सपने को पूरा करने का फैसला किया और उसने बुराई की राह पर चलते हुए काली जादू का सहारा लिया। उसने मौत के देवता को बुलाया, जिसने उसे एक रहस्यमयी खंजर दिया, जिसको लेते ही एमनेट का जिस्म पूरी तरह से बदल गया। एमनेट के अंदर बुराई की शक्तियां आ चुकी थी। उसने खंजर लेते ही अपने पिता और अपने भाई का कत्ल कर दिया। एमनेट का मकसद यहीं पर खत्म नहीं हुआ, वो उस मौत के शहंशाह सेठ को इस दुनिया में लाना चाहती थी, जिसके लिए एमनेट को एक इंसानी शरीर की जरूरत थी। एमनेट एक इंसानी शरीर को चुनती है। इससे पहले कि अपने मकसद में कामयाब हो पाती और उस इंसान को कत्ल कर पाती, शहंशाह के सिपाहियों ने एमनेट पर खंजर से वार कर दिया और उसे पकड़कर जिंदा मम्मी बना दिया। उसके लिए ये सजा काफी ना थी। सिपाहियों ने उसे मिस्र से बहुत दूर जमीन में सैकड़ों फीट नीचे दफन कर दिया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ लंदन में मिले कब्रिस्तान पे रिसर्च जारी, जबकि दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में दो सोल्जर्स निक और मार्को नक्शे वाली जगह पर पहुंचते हैं, जो उन्होंने एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराया था। उन्हें लगता था कि वहां पर उन्हें कुछ छुपा हुआ खजाना मिल सकता है जो उन्हें रातों रात अमीर बना देगा। तो दोनों जैसे ही खजाने वाली जगह पर पहुंचते हैं तो गांव के लोग उन पर हमला कर देते हैं। इस अचानक हुए हमले से घबरा कर मार्को हवाई मदद की मांग करता है और सेना की फायरिंग से हमला आवर भाग जाते हैं। इस गोलाबारी के नतीजे में जमीन में एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। तभी वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट जेनी भी पहुंच जाती है। ये वही आर्कियोलॉजिस्ट थी जिससे निक ने नक्शा चुराया था। जेनी गुस्से में निक को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और अपना नक्शा वापस मांगती है, लेकिन निक साफ इनकार कर देता है कि उसने कोई नक्शा नहीं चुराया। तब ही जेनी की नजर उस गड्ढे पर पड़ती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि इस गड्ढे में जरूर कोई रहस्यमयी चीजें हो सकती हैं। जेनी की रिक्वेस्ट करने पर अमेरिकन सोल्जर्स के कर्नल ग्रीनवे उसे 2 घंटे के लिए वहां रिसर्च करने की इजाजत दे देते हैं। फिर जेनी गड्ढे में उतरती है और कर्नल ग्रीनवे निक और मार्को को भी जेनी की मदद के लिए गड्ढे में उतरने का हुक्म देते हैं। गड्ढे में पहुंचते ही निक के ऊपर मरक्यूरी की कुछ बूंदें टपकी हैं, जिसे देखते ही जेनी बताती है कि ब्राजील के लोग मरक्यूरी का इस्तेमाल बुरी आत्माओं को काबू में रखने के लिए किया करते थे। तभी उन्हें मरक्यूरी से भरा हुआ एक कुआं दिखाई देता है, जिसके इर्द गिर्द का माहौल देखने पर ऐसा लगता था अंदर किसी को कैद करके रखा गया है। जेनी वहां पर रखी हुई चीजों को समझने की कोशिश कर ही रही थी, तभी निक कुएं से लटकी हुई एक रस्सी पर गोली चला देता है। रस्सी के टूटते ही मरक्यूरी के कुएं से एक विशाल ताबूत बाहर निकल आता है। जैसे ही ताबूत बाहर आता है, वहां इर्द गिर्द से बहुत सारी मकड़ियां इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें से एक मकड़ी मार्को को काट लेती है। लेकिन जैसे ही निक उस ताबूत की तरफ देखा है, उसे एमनेट के खौफनाक विजन आने लगती है, जिसमें एमनेट उससे कहती है
तुमने मुझे आजाद किया है और मैंने तुम्हें चुन लिया है। जेनी निक को होश में लाती है और तभी हम देखते हैं कि सभी उस ताबूत को लेकर एयरक्राफ्ट के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। देखने में एयरक्राफ्ट में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस मकड़ी के काटने की वजह से मार्को के जिस्म में तब्दीली होने लगती है। धीरे धीरे वो एमनेट के वश में होता जा रहा था और वो दिखने में निहायत भयानक लग रहा था। और अचानक मार्को उठकर ताबूत के पास पहुंच जाता है। कर्नल ग्रीनवे उसे देखकर जैसे ही रोकने की कोशिश करता है तो मार्को उन पर चाकू से हमला कर उनकी वहीं जान ले लेता है। इसके बाद मार्को बाकी के लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निक सबको बचाने के लिए मार्को पर गोली चला देता है और मार्को भी वहीं पर मारा जाता है। अभी वो कुछ समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक बहुत सारे कौवे एयरक्राफ्ट पर हमला कर देते हैं और एयरक्राफ्ट बेकाबू होकर तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा है। इससे पहले कि वो क्रैश हो पाता, निक पैराशूट के जरिए जेनी को बाहर भेज देता है और खुद निक इस हादसे का शिकार होकर मारा जाता है। तभी जेनी को खबर मिलती है कि एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए हैं और उसे लाशों की पहचान के लिए बुलाया गया है। निक की लाश भी उस मुर्दा घर में पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक निक उठकर बैठ जाता है। वो जिंदा था, लेकिन उसके जिस्म पर एक भी खरोच के निशान नहीं थे। तभी मार्को की आत्मा उसके सामने आ जाती है। निक उससे पूछता है, क्या तुम जिंदा हो? मार्को कहता है, मैं नहीं, तुम जिंदा हो, लेकिन ये जिंदगी तुम्हें बहुत पछतावे देने वाली है और तुम तमन्ना करोगे कि काश मैं मर जाता। तब ही जेनी मुर्दा घर पहुंच जाती है और निक को जिंदा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट के हादसे वाली जगह पर पुलिस की एक टीम पहुंच जाती है, लेकिन गलती से एक पुलिस वाला एमनेट के ताबूत को खोल देता है और एमनेट बाहर आती है। वो एक एक करके तमाम पुलिस वालों की ताकत को चूस लेती है और दोबारा से जिंदा हो जाती है। और दूसरी तरफ निक के वापस आने के बाद उसको बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। जेनी उससे कहती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम के साथ काम करती है और जो ताबूत उसे मिला था उस पर लिखी लिखाई से उन्हें पता चल गया है कि वह राजकुमारी एमनेट का ताबूत है। ये वही एमनेट थी जिसका नाम तारीख के पन्नों से मिटा दिया गया था और उन्हें वो खंजर भी मिल गया था जो सेठ ने यानी मौत के देवता ने एमनेट को दिया था, लेकिन उस खंजर में से एक चमकती हुई मणि गायब थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि लंदन में मिला विशाल कब्रिस्तान ही इस मणि को ढूंढने की सही जगह हो सकी है। सारी सूरत हाल देखते हुए जेनी को लग रहा था कि शायद उन्होंने देवता को नाराज कर दिया है, लेकिन निक जेनी की बातों पर तवज्जो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे हर तरफ मार्को की आत्मा दिखाई दे रही थी। वो घबरा कर वॉशरूम की तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे मार्को की आत्मा दिखाई दे रही थी। मार्को उसे बताता है कि वो दोनों शापित हो चुके हैं और अब उन्हें वो ही करना होगा जो एमनेट की आत्मा उनसे चाहेगी। लेकिन निक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है उसे दूर एक परछाई दिखाई देती है। देखते ही देखते बहुत सारे चूहे उसे घेर लेते हैं। तभी एमनेट उसके पास आने लगती है, लेकिन अचानक जेनी आकर उसे बचा लेती है। लेकिन ये सब निक को विजन्स आ रहे थे। निक समझ चुका था कि जेनी जो कुछ कह रही थी वो सब कुछ सच था। देवता को नाराज कर दिया गया था और इस राज को सुलझाने के लिए उन्हें उस ताबूत को फिर से देखना होगा। इसके बाद निक और जेनी उसी जगह जाते हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, लेकिन तभी कुछ लोग आकर निक को झपट कर पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगे हैं। दरअसल ये वही लोग थे जिनकी ताकत को एमनेट ने छीन लिया था। ये लोग निक को पकड़ कर रहे हैं और तभी वहाँ पर एमनेट आती है। वो निक को खंजर से मारने ही लगती है, तब उसकी नजर पड़ती है कि खंजर में एक मणि गायब थी। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। एमनेट जेनी को जैसे ही देखती है वो उसे मारने के लिए उस पर लपकती है, लेकिन तभी निक उन दूसरे लोगों को मारकर एमनेट पर झपटा है और वो खंजर उसके सीने में उतार देता है, की वजह से एमनेट की ताकत कम हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर निक और जेनी बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस से भागने लगे हैं, लेकिन उनके पीछे एमनेट के ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंस अपना कंट्रोल खो देती है और उलट जाती है। एक्सीडेंट के बाद निक देखता है कि एमनेट उनकी तरफ आ रही है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एमनेट उसे मारकर सीधा जेनी तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो जेनी को मारने वाली होती है तभी आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग वहां पर आ जाते हैं और एमनेट पे हमला कर उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो जेनी और निक को वहां पर ले जाते हैं जहां पर उनकी रिसर्च लेबोरेटरी होती है। वहां वो डॉक्टर हेनरी से मिलते हैं। डॉक्टर हेनरी उनको बताते हैं कि उनका ग्रुप बुराई को खत्म करने के मिशन पर है। वो बताते हैं कि एमनेट को भी उन्होंने कैद कर लिया है और वो उसकी बॉडी में मर्क्यूरी इंजेक्ट कर को जमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस पर रिसर्च कर सके।
करके वो एमनेट से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम अब शापित हो चुकी हो। वो निक के विजन्स में आने लगती है और उसको बताती है कि अगर वो एमनेट्स का साथ देकर सेठ को दुनिया में लाएगा तो वो अमर हो जाएगा, फिर दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन जेनी निक को बुराई के रास्ते पर जाने से रोकती है और उसे याद दिलवाती है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसे एमनेट्स की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके बाद निक डॉक्टर हेनरी से शराब को खत्म करने के लिए कोई तरीका खोजने की दरख्वास्त करता है। डॉक्टर हेनरी बताते हैं कि ये शराब तब ही खत्म होगा जब उस चमकीले मनी लगे खंजर से निक को मारा जाएगा। दरअसल डॉक्टर हेनरी का प्लान यही था कि वो जेनी की मदद से निक को यहाँ लाकर उस पे खंजर से वार करके उसे कमजोर करेंगे और उसको मारने के बाद एमनेट्स को काबू करके और सेठ की आत्मा से दुनिया को मुक्त करके वो दुनिया से बुराई को खत्म करेंगे और फिर एमनेट्स की बॉडी को जमा कर उस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन जेनी को डॉक्टर हेनरी की बातों से कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। तभी डॉक्टर हेनरी को अचानक उनकी बीमारी का दौरा पड़ जाता है। दरअसल डॉक्टर हेनरी को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो अचानक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते थे और अपनी इस बीमारी को रोकने के लिए उन्हें एक इंजेक्शन लेना पड़ता था। लेकिन इस बार इंजेक्शन लेने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर हेनरी रोल से बाहर होकर मॉन्स्टर बन जाते हैं। इससे पहले वो सबको कहते हैं कि फौरन यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन निक वहाँ पर फंस जाता है और डॉक्टर हेनरी निक पर हमला करने लगे हैं। दूसरी तरफ खुदाई के दौरान कब्रिस्तान से वो चमकता हुआ मनी मिल जाता है, जिसका एहसास एमनेट को हो जाता है। वो उस मनी को हासिल करने के लिए एक मंत्र का जाप करने लगी है, जिसके दौरान उसकी एक मकड़ी जाकर डॉक्टर हेनरी के एक ऑफिसर के कान में चली जाती है और वो फौरन एमनेट के वश में हो जाता है। फिर वो एमनेट के अंदर इंजेक्ट की जाने वाली मर्क्यूरी को रोक देता है। इसके बाद एमनेट को फिर से ताकतवर होने लगती है। वो लोगों की ताकत लेकर उस मनी को हासिल करने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ निक और डॉक्टर हेनरी के दरमियान जो लड़ाई चल रही थी, उसके दौरान निक इसी तरह डॉक्टर हेनरी का इंजेक्शन लेकर उन्हें लगा देता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। दौरान जेनी और निक फैसला करते हैं कि वो उस मनी को तोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो मनी टूट जाएगी तो एमनेट की वो खास रस्म नहीं हो पाएगी और ये शराब भी टूट जाएगा। इसके बाद वो दोनों मनी को लेने के लिए भागते हैं। एमनेट अब पूरी तरह आजाद हो चुकी थी और वो पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। वो अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे शहर को अपने लपेटे में ले लेती है और निक का पीछा एक काला तूफान करने लगा है। दूसरी तरफ हेनरी के लोग उस मकबरे को बंद कर देते हैं जहाँ पर मनी थी, क्योंकि यहाँ पर अब एमनेट आने वाली थी। दूसरी तरफ तूफान के दौरान निक अपना दोस्त मार्क को नजर आता है, जो निक को अपने साथ चलने का कहता है, क्योंकि मार्क को जानता था कि मनी कहाँ पर है। वो निक को लेकर उसी टनल में आ जाता है और निक को कहता है, मेरा काम अब पूरा होने वाला है, मैं तुम्हें एमनेट के हवाले कर दूंगा और फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तभी निक को जेनी की आवाज आती है जो उसके पीछे आ रही थी, लेकिन उसी दौरान निक के पीछे एमनेट्स के ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। वहीं एमनेट उस मकबरे के बाहर आ जाती है और कब्र में सोए हुए सभी लोगों को जगा देती है। वो बाहर आकर सभी लोगों पर हमला कर देती है और जेनी पर भी एक मम्मी अटैक करने वाली थी, लेकिन निक दरमियान में आकर जेनी को बचा लेता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब एमनेट उस मकबरे के अंदर जाती है, जहाँ से वो चमकदार लाल मनी को उठाकर अपने खंजर के अंदर लगा लेती है। इधर निक और जेनी इस टनल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन पर एक मम्मी अटैक कर देती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी निक उस मम्मी को मारकर जेनी को बचा लेता है, लेकिन तभी जेनी के पीछे एमनेट आ जाती है। एमनेट जेनी को पानी के नीचे ले जाती है। निक जेनी को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। वो एमनेट के पीछे जाते हुए लंडन रिवर के अंदर एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। उसे जेनी तो नजर आ जाती है, लेकिन के पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। इसके बावजूद वो उनसे बचता हुआ जेनी को लेकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर भी ज़ॉम्बीज थे जो निक को फौरन पकड़ लेते हैं। लेकिन अब निक के सामने जेनी की लाश थी, जो पानी में डूबने की वजह से मर चुकी थी। तभी एमनेट वहाँ पर आती है और फिर से निक को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार निक लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो एमनेट से भिड़ जाता है, लेकिन एमनेट उसे बहुत बुरी तरह मारती है, लेकिन निक हार नहीं मानता। वो खंजर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एमनेट उसे पकड़ लेती है और सरगोशी करते हुए उसे कहती है, मेरी बात मान
जाओ तो मौत के देवता बन जाओगे, जिससे तुम मौत पर काबू पा सकते हो। लेकिन निक को सिर्फ एमनेट्स को खत्म करना था। वो एमनेट से कहता है हम कभी भी एक नहीं हो सकते। ये सुनकर गुस्से में एमनेट उसे पटक देती है, लेकिन इस बीच निक चालाकी से खंजर ले लेता है और खंजर को बेतहाशा जमीन पर मारने लगता है, जिससे मनी में दरार आ जाती है। एमनेट उसे मना करती है और उसे कहती है ऐसा मत करो वरना सब खत्म हो जाएगा और तुम मौत के देवता नहीं बन पाओगे। लेकिन इस बार निक खंजर तोड़ने की बजाय खुद ही खंजर को अपने सीने में खोप लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सेठ की सारी शक्तियां आ जाती हैं। अब निक भी ताकतवर हो चुका था और एमनेट्स पे हमला कर देता है कि सारी शक्तियों को अपने काबू में कर लेता है और पल भर में एमनेट को फिर से मम्मी में बदल देता है। इसके बाद वो जैनी को फिर से जिंदा कर देता है। दरअसल निक ने खुद को खंजर जैनी को जिंदा करने के लिए ही मारा था। जैनी को जिंदा करने के बाद निक वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद डॉक्टर हेनरी वहाँ पर आते हैं। डॉक्टर हेनरी जैनी को बताते हैं कि हम नहीं जानते निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से करेगा। वो बुराई या अच्छाई में से किसी को भी चुन सकता है। कहानी के इख्तिताम पर हमें निक को इजिप्ट के रेगिस्तान में दिखाया जाता है, जहाँ के साथ उसका दोस्त मार्को भी होता है, जिसे निक ने फिर से जिंदा कर दिया था। दोनों एक अनजान सफर की तरफ बढ़ने लगे हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।